हेलो और मेगामाइंड एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग ना इसरो के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के सभी इंपॉर्टेंट मिशंस को डिकोड करने वाले हैं। ये वो मिशंस हैं जो आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मतलब एब्सोल्युटली क्रिटिकल हैं। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम अलर्ट, ध्यान से सुनिएगा। स्पेस करंट अफेयर्स 2025 ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे यूपीएससी, स्टेट पीएससी, सीजीपीएससी, एसएससी और रेलवे जैसे एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस आना बिल्कुल तय हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि ये पूरा सेशन साइंस और स्पेस जीके का एक कंप्लीट रिवीजन पैकेज होने वाला है। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले इसरो का सफर, उसकी शुरुआत कैसे हुई, फिर चंद्रमा और मंगल पर हमारी जीत की कहानी। उसके बाद हम फोकस करेंगे 2025 के मिशंस पर। चौथा, फ्यूचर के बड़े मिशंस पर एक नज़र डालेंगे। और आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट, इस सारी नॉलेज को एग्जाम्स में मार्क्स में कैसे बदलना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने पहले सेक्शन से, इसरो का सफर, शुरुआत। ये कहानी है एक छोटी सी कमेटी से एक ग्लोबल स्पेस पावर बनने की। तो देखिए, ये टाइमलाइन इसरो की फाउंडेशन स्टोरी बताती है। कहानी शुरू होती है 1962 में, जब डॉक्टर विक्रम साराभाई के विजन से इनकोस्पार बनी, मतलब इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। इसका काम था इंडिया में स्पेस रिसर्च को एक स्टार्ट देना, एक डायरेक्शन देना। फिर यही कमेटी 15 अगस्त 1969 को आईएसआरओ में बदल गई। इसके बाद 1975 में हमने अपना पहला सैटेलाइट आर्यभट्टा लॉन्च किया। हाँ, उस समय सोवियत यूनियन की मदद से। लेकिन असली गेम चेंजर था 1980, जब हमने रोहिणी RS-1 सैटेलाइट को अपने खुद के लॉन्च व्हीकल SLV-3 से अपनी ही जमीन से लॉन्च किया। ये एक जबरदस्त अचीवमेंट थी, सच में। अच्छा, अब ये स्लाइड तो वन लाइनर क्वेश्चंस का गोल्ड माइन है। बिल्कुल, चलिए देखते हैं। इसरो की स्थापना हुई 15 अगस्त 1969 को। फाउंडर कौन? डॉक्टर विक्रम साराभाई, जिन्हें फादर ऑफ द इंडियन स्पेस प्रोग्राम भी कहते हैं। हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु में। इससे पहले वाली संस्था, जैसे हमने देखा, इनकोस्पार थी। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, अभी के चेयरमैन हैं डॉक्टर वी नारायणन, जिनकी नियुक्ति 2025 में हुई है। इस पॉइंट को तो जरूर नोट कर लीजिए। चलिए अब चलते हैं अगले सेक्शन पर, चंद्रमा और मंगल फतेह। यहाँ हम बात करेंगे उन मिशंस की जिन्होंने सच में दुनिया के स्पेस क्लब में इंडिया की सीट पक्की कर दी। ओके, तो इस टेबल में हमारी पूरी लूनर सागा का समरी है। देखिए, 2008 में आया चंद्रयान-1, जिसने दुनिया को बता दिया कि भाई चांद पर पानी के मॉलिक्यूल्स हैं। ये एक ब्रेक थ्रू डिस्कवरी थी। फिर आया 2019 चंद्रयान-2, जिसका ऑर्बिटर तो आज भी बढ़िया काम कर रहा है, डेटा भेज रहा है। लेकिन हाँ, लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग में आखिरी मोमेंट्स में कुछ दिक्कत आ रही थी। लेकिन आईएसआरओ ने हार नहीं मानी। इसी से सीखकर चंद्रयान-3 के डिज़ाइन में बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स किए गए। और फिर आई वो हिस्टोरिक सक्सेस, LVM-3M4, जिसे हम प्यार से फैट बॉय भी कहते हैं। उससे लॉन्च हुआ चंद्रयान-3 और इसने मून के साउथ पोल पर सक्सेसफुल सॉफ्ट लैंडिंग करके इतिहास बना दिया। अब ये एक और इम्पॉर्टेंट एग्जाम फैक्ट है। जहां पर चंद्रयान-2 का लैंडर क्रैश हुआ था ना, उस जगह को नाम दिया गया तिरंगा पॉइंट। ये नाम हमारी कोशिश, हमारे जज्बे को सलाम करता है। ये याद दिलाता है कि फेलियर भी सफर का एक हिस्सा है और हर कोशिश सम्मान के लायक है। और जहां चंद्रयान-3 ने कामयाबी के कदम रखे, उस पॉइंट को नाम दिया गया शिव शक्ति पॉइंट। ये नाम, आप देखिए, साइंस और स्पिरिचुअलिटी का एक संगम है। जहां शिव में मानवता के कल्याण का संकल्प है, वहीं शक्ति से उस संकल्प को पूरा करने की ताकत मिलती है। ये एक तरह से इंडिया की साइंटिफिक टेम्पर और फिलोसॉफिकल रूट्स का सिंबल है। और हाँ, ये तारीख 23 अगस्त अब ये हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो चुकी है। इस दिन को अब हर साल नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाता है। और इसका मकसद क्या है? देश के युवाओं को साइंस, टेक्नोलॉजी और स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए इंस्पायर करना। अब आते हैं मार्स पर। मंगलयान यानी मार्स ऑर्बिटर मिशन, ये इंडिया का पहला इंटरप्लैनेटरी मिशन था। 5 नवंबर 2013 को इसरो के वर्कहॉर्स PSLV-C25 से लॉन्च हुआ और इसने वो कर दिखाया जो शायद किसी ने सोचा नहीं था। भारत मार्स तक पहुंचने वाला पहला एशियन देश बना और सुनिए, पूरी दुनिया में पहला देश जिसने अपने पहले ही अटेम्प्ट में ये कर दिखाया। ये अचीवमेंट हर इंडियन के लिए एक गर्व का लम्हा है। तो चांद और मंगल के बाद इसरो ने सूरज की तरफ रुख किया। आदित्य L1 ये इंडिया की पहली स्पेस बेस्ड सोलर ऑब्जर्वेटरी है।
इसे 2 सितंबर 2023 को PSLV C57 से लॉन्च किया गया। इसका मिशन क्या है? सन अर्थ सिस्टम के लैग्रेंज पॉइंट 1 यानी L1 पर रहकर सूरज को स्टडी करना। अब आप सोचेंगे ये L1 पॉइंट क्या है? इसे आप स्पेस में एक पार्किंग स्पॉट समझ सकते हैं। ये एक ऐसी खास जगह है जहां अर्थ और सन की ग्रेविटी एक दूसरे को बैलेंस कर देती है। इसका फायदा, सैटेलाइट को वहां टिके रहने के लिए बहुत ही कम फ्यूल लगता है। तो ये तो थी हमारी पिछली कुछ बड़ी अचीवमेंट्स। अब आते हैं इस साल पर। सेक्शन 3 फोकस 2025 नई उड़ान। चलिए देखते हैं कि इस साल इसरो के पिटारे में क्या क्या है। तो 2025 के 2 सबसे बड़े मिशंस पर फोकस करते हैं। पहला है निसार, जो 30 जुलाई 2025 को GSLV F-16 से लॉन्च होगा। ये नासा आइसरो का एक जॉइंट मिशन है जिसका पूरा नाम है नासा आइसरो सिंथेटिक एपर्चर रेडार। अब आसान भाषा में समझें तो ये एक पावरफुल रेडार सिस्टम है जो पूरी अर्थ को हाई रेजोल्यूशन में स्कैन करेगा, चाहे दिन हो या रात, मौसम साफ हो या बादलों वाला। इससे हमें अर्थक्वेक्स, सुनामीज और क्लाइमेट चेंज को समझने में बहुत मदद मिलेगी। दूसरा है GSAT-7R, जिसे 2 नवंबर 2025 को LVM-3 से लॉन्च किया जाएगा। ये एक हैवी ड्यूटी कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जो खास तौर पर इंडियन नेवी को सिक्योर और रिलायबल कनेक्टिविटी देगा। दोनों ही मिशंस स्ट्रेटेजिक तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वैसे अगर साइंस और स्पेस जीके की प्रिपरेशन चल रही है तो इस विश्लेषण को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो 2025 के बाद क्या? इंडिया का स्पेस ड्रीम यहीं खत्म नहीं होता। चलिए अब चलते हैं अगले सेक्शन पर, भविष्य के बड़े मिशंस। देखते हैं कि इसरो का आने वाला दशक कैसा दिखता है। ये स्लाइड एक तरह से इसरो के अगले डेकेड का रोड मैप है। देखिए, 2027 में गगनयान, इंडिया का पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन। फिर 2028 में शुक्रयान-1, जो वीनस के लिए होगा। 2030 में मंगलयान-2, जिसमें मार्स पर लैंडर उतारने की कोशिश होगी। और 2028 में ही चंद्रयान-4, जो चांद से सैंपल वापस लाएगा। और लूपेक्स, जो जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा के साथ एक जॉइंट लूनर मिशन है। यह साफ दिखाता है कि कैसे इंडिया अब इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस में एक की प्लेयर बन रहा है। इन सब में से गगनयान पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। ये इंडिया का पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन होने वाला है। इसका लक्ष्य है 3 एस्ट्रोनॉट्स के क्रू को 400 किलोमीटर के ऑर्बिट में 3 दिनों के लिए भेजना और फिर उन्हें सेफली वापस लाना। अगर ये मिशन सक्सेसफुल हो जाता है तो भारत इंसान को स्पेस में भेजने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, इस मिशन में एस्ट्रोनॉट्स की मदद के लिए व्योमित्रा नाम का एक फीमेल ह्यूमनॉइड रोबोट भी टेस्ट फ्लाइट्स पर जाएगा। तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन, इतनी डेट्स, नाम, ऑब्जेक्टिव्स। अब सवाल यह है कि इन्हें एग्जाम्स के लिए इस्तेमाल कैसे करें। आते हैं अपने आखिरी और सबसे प्रैक्टिकल सेक्शन पर, आपके एग्जाम के लिए। देखिए, एग्जाम्स में इस टॉपिक से आमतौर पर 5 तरह के सवाल आते हैं। पहला, मिशन ऑब्जेक्टिव मैचिंग, जैसे आपसे पूछ लेंगे NISAR का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है। दूसरा, ईयर बेस्ड क्वेश्चंस, जैसे मंगलयान किस साल लॉन्च हुआ था। तीसरा, लॉन्च व्हीकल आइडेंटिफिकेशन, जैसे चंद्रयान-3 के लिए कौन सा रॉकेट यूज हुआ। चौथा, वन लाइनर फैक्चुअल क्वेश्चंस, जैसे शिव शक्ति पॉइंट क्या है। और पांचवा, स्टेटमेंट बेस्ड एनालिसिस, जहां आपको इसरो मिशंस के बारे में 2-3 स्टेटमेंट्स दे देंगे और पूछेंगे कि कौन सा सही है या गलत। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल आपके लिए, आपके अनुसार इसरो का कौन सा मिशन 2025 का सबसे बड़ा गेम चेंजर हो सकता है? निसार, जो क्लाइमेट चेंज और डिजास्टर मैनेजमेंट में ग्लोबल लेवल पर असर डालेगा, या फिर GSAT-7R, जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी को मजबूत करेगा? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, ऐसे ही और डिटेल्ड रिवीजन पैकेजेस के लिए मेगा माइंड्स एकेडमी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अगली बार मिलेंगे एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के विश्लेषण के साथ। थैंक यू।